क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जेब में पड़े चंद सिक्के और एक बिलियनियर के बैंक अकाउंट में पड़े करोड़ों रुपयों में क्या फर्क है? आप कहेंगे भाई अनपढ़ है क्या, उसके पास करोड़ों हैं, मेरे पास कुछ नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि फर्क पैसों का नहीं सोच का है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग में एक ऐसी अनोखी शक्ति छुपी है जो आपको उन करोड़ों तक पहुंचा सकती है, एक ऐसी शक्ति जो थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और हजारों दूसरे अमीर लोगों ने इस्तेमाल की, एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला जो सदियों से अमीर लोग आम आदमी से छुपाते आए हैं। आज इस ऑडियो बुक में मैं आपको वही सीक्रेट फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी कहानी के जरिए जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि कैसे एक सड़क पर घूमने वाला आम लड़का सिर्फ अपनी सोच के दम पर अमीरी के शिखर तक पहुंचा। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये आपके दिमाग को अनलॉक करने की चाबी है। दोस्तों, ईयरफोन लगा लीजिए, दुनिया को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और मेरे साथ चलिए इस सफर पर। शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर से, जिसका नाम है जब जिंदगी इम्तिहान लेती है। और शुरू करते हैं हम अर्जुन की कहानी से। अर्जुन एक ऐसे शहर में रहता था जहां सपने रोज टूटते थे। उसके पास एक छोटी सी नौकरी थी जिससे घर का गुजारा मुश्किल से होता था। हर महीने के अंत में उसकी जेब खाली हो जाती और अगले महीने का डर उसे सोने नहीं देता था। उसके मन में सपने तो थे, एक बड़ा घर, अपने माँ बाप के लिए आराम की जिंदगी और एक ऐसी पहचान जिससे लोग उसको जाने। लेकिन हकीकत की ठोकर ने उसके सपनों को धुंधला कर दिया था। वो हार मानने की कगार पर था, लेकिन अचानक एक शाम बारिश में भीगते हुए वो एक पुरानी किताबों की दुकान के सामने रुका। उसकी नजर एक किताब पर पड़ी जिसका टाइटल था थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। उसे ये टाइटल एक मजाक सा लगा। अगर सोचने से ही लोग अमीर बनते तो आज हर कोई अमीर होता। उसने मन में सोचा, फिर भी ना जाने क्यों उसने अपनी जेब में बचे कुछ सिक्कों से वो किताब खरीद ली। उस रात जब वो किताब के पन्ने पलट रहा था, उसे लगा जैसे लेखक नेपोलियन हिल उसी से बातें कर रहे थे। किताब में लिखा था कि अमीर बनने की शुरुआत एक सोच से होती है, एक जलती हुई इच्छा से, यानी कि एक बर्निंग डिजायर से। अर्जुन को लगा जैसे उसे एक रास्ता मिल रहा है। अगले दिन वो उसी किताब की दुकान पर फिर गया। दुकान का मालिक एक बुजुर्ग आदमी जिनका नाम ज्ञानचंद था, उसे देखकर मुस्कुराए। तो तुमने वो किताब पढ़ी? उन्होंने पूछा। अर्जुन ने हाँ में सर हिलाया। लेकिन इसमें लिखी बातें सच कैसे हो सकती है? सिर्फ एक आइडिया से कोका कोला जैसी कंपनी बन गई। ज्ञानचंद मुस्कुराए। बेटा, हर बड़ी चीज की शुरुआत एक आइडिया से ही होती है, लेकिन सिर्फ आइडिया काफी नहीं, उस आइडिया को हकीकत में बदलने का एक फॉर्मूला होता है। क्या तुम वो फॉर्मूला जानना चाहते हो? अर्जुन की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। उसने जोश से कहा, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। ज्ञानचंद ने उसे बैठने को कहा और समझाना शुरू किया। नेपोलियन हिल ने सालों तक एंड्रयू कार्नेगी जैसे अमीर लोगों के साथ काम करके ये फॉर्मूला तैयार किया है। ये 6 स्टेप्स का फॉर्मूला है। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन हो सकता है। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की, जिसका नाम है अमीर बनने का गुप्त फॉर्मूला, यानी कि द मनी मेकिंग फॉर्मूला। ज्ञानचंद ने एक कागज और कलम उठाया और लिखना शुरू किया। ये फॉर्मूला तुम्हारे हर सपने को पूरा कर सकता है अगर तुम इसे पूरी शिद्दत से फॉलो करो। पहला स्टेप है अपने मन में एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स करो। सबसे पहले तुम्हें ये बिल्कुल साफ साफ पता होना चाहिए कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए। ज्ञानचंद ने समझाया, ये कहना काफी नहीं है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। तुम्हारा दिमाग ऐसी अनिश्चित बातों पर काम नहीं करता। तुम्हें एक ऐसी रकम तय करनी होगी जिसे तुम इमेजिन कर सको। जैसे, मुझे अगले 5 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए, इसे लिख लो। अर्जुन ने सोचा, 1 करोड़? ये रकम उसके लिए इतनी बड़ी थी कि उसे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन ज्ञानचंद की आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसने अर्जुन को हिम्मत दी। उसने कागज पर लिखा 1 करोड़ रुपीस। अब आता है दूसरा स्टेप, तय करो कि तुम बदले में क्या दोगे। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। ज्ञानचंद ने कहा, अगर तुम्हें इतना पैसा चाहिए तो तुम्हें सोचना होगा कि तुम बदले में दुनिया को क्या दे सकते हो। अपनी स्किल्स, अपना टाइम, अपना आइडिया या कोई प्रोडक्ट या सर्विस। तुम
क्या बेचोगे? अर्जुन सोच में पड़ गया। उसके पास ऐसी कोई खास स्किल नहीं थी, वो बस एक आम ग्रेजुएट था। फिर उसे याद आया कि उसे कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी में काफी दिलचस्पी है। मैं लोगों के लिए वेबसाइट्स और एप्स बना सकता हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखकर उनके बिजनेस को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद कर सकता हूँ। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। शाबाश, ज्ञानचंद बोले। तो लिखो कि तुम इसके बदले में बेहतरीन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दोगे। तीसरा स्टेप है, एक तारीख तय करो। अब एक ऐसी तारीख लिखो जब तुम ये पैसा हासिल करना चाहते हो। उन्होंने अगला नियम बताया, एक डेडलाइन के बिना तुम्हारा प्लान सिर्फ एक सपना रह जाएगा। एक तारीख तुम्हारे अंदर एक अर्जेंसी पैदा करती है। अर्जुन ने हिसाब लगाया, 5 साल, आज से ठीक 5 साल बाद। उसने तारीख लिख दी, 18 अगस्त 2030। अब आता है 4th स्टेप, एक प्लान बनाओ और तुरंत शुरू हो जाओ। अब तुम्हारे पास मकसद है, बदले में देने के लिए सर्विस है और एक डेडलाइन है। अब तुम्हें एक प्लान बनाना होगा। सोचो, तुम डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखोगे? अपना पहला क्लाइंट कैसे ढूंढोगे? अपनी इनकम को 1 करोड़ तक कैसे पहुंचाओगे? एक कच्चा प्लान ही सही, लेकिन एक प्लान बनाओ। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आज से, अभी से उस प्लान पर काम शुरू कर दो, चाहे तुम तैयार हो या नहीं। अर्जुन ने 4 बातें लिखी। पहली, ऑनलाइन कोर्सेज से डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा। दूसरी, प्रैक्टिस के लिए कुछ लोकल दुकानों के लिए फ्री में काम करूंगा। तीसरी, फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा। चौथी, धीरे धीरे अपनी टीम बनाऊंगा। अब बात करते हैं अपने 5वें स्टेप की, जो है सब कुछ साफ साफ एक स्टेटमेंट में लिखो। अब इन चारों बातों को मिलाकर एक साफ स्टेटमेंट लिखो, ज्ञानचंद ने निर्देश दिया। अर्जुन ने लिखा, मैं अर्जुन 18 अगस्त 2030 तक अपने पास 1 करोड़ रुपए हासिल कर लूंगा। इसके बदले में मैं लोगों को बेहतरीन और ईमानदार डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रदान करूंगा। मैंने इसके लिए एक प्लान बनाया है और मैं इस पर तुरंत काम करना शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप अर्जुन की जगह खुद को इमेजिन करें। तो चलिए अब बात करते हैं अपने लास्ट स्टेप की, जो है 6th स्टेप। इस स्टेटमेंट को रोज दिन में 2 बार पढ़ो। यह आखिरी और सबसे शक्तिशाली कदम है। ज्ञानचंद ने अपनी आवाज में एक गहराई लाते हुए कहा, इस स्टेटमेंट को हर सुबह उठने के बाद और हर रात सोने से पहले पूरी आवाज में पढ़ो। और जब तुम इसे पढ़ रहे हो तो सिर्फ शब्दों को मत बोलो, ये महसूस करो, ये विश्वास करो कि वो पैसा ऑलरेडी तुम्हारा है। अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो कि तुम उस पैसे को हाथ में लिए हो, उसे बैंक में जमा कर रहे हो। उस सफलता की फीलिंग को अपने अंदर उतार लो। अर्जुन को ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्ञानचंद से वादा किया कि वो ऐसा ही करेगा। उस दिन जब अर्जुन घर लौटा तो वो एक अलग इंसान था। उसके पास अब सिर्फ एक धुंधला सपना नहीं, बल्कि एक साफ मकसद और एक प्लान था। अब बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की, जिसका नाम है चैप्टर 3, डिजायर। सपने को जिद बना लो। अर्जुन ने फॉर्मूला तो सीख लिया था, लेकिन उसकी असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। नेपोलियन ही कहते हैं कि अमीर बनने का पहला कदम है बर्निंग डिजायर, यानी एक ऐसी जलती हुई इच्छा जो किसी भी हालत में बुझे नहीं। ये सिर्फ एक हल्की फुल्की ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक जिद होनी चाहिए। ज्ञानचंद ने अर्जुन को एडविन की कहानी सुनाई। एक समय था जब एडविन नाम के एक आदमी ने डिसाइड किया कि वो महान इन्वेंटर थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनेगा। उसके पास ना पैसे थे, ना एडिसन से जान पहचान। वो ट्रेन के भाड़े के पैसे भी नहीं दे सकता था। इसलिए वो एक फ्राइट ट्रेन में छुपकर एडिसन के शहर पहुंचा। जब वो एडिसन के ऑफिस में घुसा तो उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी। एडिसन ने बाद में कहा, उसके सामने खड़ा हुआ एक आम सा दिखने वाला इंसान था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशन था जो कहता था कि वो यहाँ वो चीज लेने आया है जिसके लिए उसने अपना मन बना लिया है। एडिसन ने उसे नौकरी दे दी, लेकिन वो नौकरी एक पार्टनर की नहीं, बल्कि एक सफाई कर्मचारी की थी। कई साल बीत गए, एडविन वहीं काम करता रहा, लेकिन उसने अपनी जीत नहीं छोड़ी। वो हर पल मौके की
तलाश में रहता था। फिर एक दिन एडिसन ने एक नई मशीन बनाई, एडिफोन, यानी कि डिक्टेटिंग मशीन। एडिसन के सेल्समैन उसे बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्हें लगा कि ये मशीन कौन खरीदेगा, लेकिन एडविन ने इसमें मौका देखा। वो एडिसन के पास गया और कहा, मैं इसे बेचूंगा। उसके अंदर इतना विश्वास और जोश था कि एडिसन मान गया और एडविन ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया था। उसने एडिफोन को इतनी सफलता से बेचा कि एडिसन ने उसे उस मशीन को पूरे देश में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उस कॉन्ट्रैक्ट से एडविन ने लाखों डॉलर कमाए। उसका सपना पूरा हुआ। लोग उसे एडिसन के पार्टनर के रूप में जानने लगे। ज्ञानचंद ने समझाया, एडविन इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसने अपने सारे पुल जला दिए थे। उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने मन में सफलता के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं रखा था। और दोस्तों, यही होती है बर्निंग डिजायर। अर्जुन को यह कहानी सुनकर एक झटका सा लगा। उसने सोचा, क्या मेरी इच्छा भी इतनी ही तेज है? उसने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। उसके दोस्तों और घर वालों ने उसे पागल कहा। एक चलती हुई नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? रिस्क मत लो। लेकिन अर्जुन जानता था कि अगर उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा समय डिजिटल मार्केटिंग सीखने में लगा दिया। उसकी इच्छा अब एक आग बन चुकी थी। अब बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की। चैप्टर का नाम है चैप्टर 4, फेथ, विश्वास की अदृश्य शक्ति। अब अर्जुन के पास ना तो नौकरी थी और ना ही कोई रेगुलर इनकम। कई बार उसके मन में डाउट आता, क्या मैं ये कर पाऊंगा? कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी? यहाँ नेपोलियन हिल का दूसरा सिद्धांत काम आता है, फेथ यानी विश्वास। फेथ का मतलब है अपने मकसद पर अटल विश्वास, भले ही उसे पूरा करने का कोई सबूत ना दिख रहा हो। ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाना है कि आप वो चीज हासिल कर सकते हैं जो आपने सोची है। ज्ञानचंद ने अर्जुन को ऑटो सजेशन की तकनीक समझाई। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक जमीन की तरह है। तुम उसमें जो भी बीज डालोगे वो उसी की फसल देगा, चाहे वो बीज पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तुम जो अपना स्टेटमेंट रोज सुबह शाम पढ़ते हो वो ऑटो सजेशन ही है। तुम अपने मन को बार बार ये बता रहे हो कि तुम सफल हो रहे हो। अर्जुन ने इसे और गहराई से करना शुरू किया। वो सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ता नहीं था, बल्कि उसे महसूस करता था। वो आंखें बंद करके खुद को एक सफल डिजिटल मार्केटर के रूप में देखता। वो देखता कि उसके क्लाइंट्स खुश हैं, उसके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और वो अपने माँ बाप को एक आराम की जिंदगी दे रहा है। धीरे धीरे उसके मन से डर और शंका खत्म होने लगी। अचानक एक दिन उसके पास पैसे बिल्कुल खत्म हो गए। उसके पास अगले हफ्ते का किराया देने के भी पैसे नहीं थे। वो टूटने वाला था। उस रात उसने अपना वो स्टेटमेंट पढ़ा, लेकिन उसकी आवाज में दम नहीं था। तभी उसे ज्ञानचंद की कही एक बात याद आई, विश्वास तब पैदा होता है जब तुम अपने मन में हार के ख्याल आने ही न दो। अर्जुन ने खुद को संभाला। अगले दिन वो पूरे विश्वास के साथ अपने एक पुराने दोस्त से मिलने गया, जिसके पिता की एक मिठाई की दुकान थी। अर्जुन ने उन्हें समझाया कि वो उनकी दुकान को ऑनलाइन कैसे पॉपुलर बना सकता है। उसने उनके लिए एक छोटा सा प्लान बनाकर दिखाया। उसके अंदर इतना विश्वास और एनर्जी थी कि वो अंकल मान गए। उन्होंने अर्जुन को एडवांस के तौर पर 5,000 रुपए दिए। ये रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन अर्जुन के लिए 5 करोड़ से कम नहीं थी। ये उसके विश्वास की पहली जीत थी। उसे समझ आ गया कि जब आप पूरे विश्वास से आगे बढ़ते हैं तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 5 की, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सिर्फ जानकारी नहीं, खास ज्ञान। अर्जुन को पहला क्लाइंट मिल गया था। उसने उनके लिए मेहनत से काम किया, लेकिन जल्दी उसे एहसास हुआ कि सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारी काफी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग एक समंदर की तरह है। यहाँ नेपोलियन हिल का अगला सिद्धांत आता है, जो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ जनरल नॉलेज से पैसा नहीं बनता। अमीर बनने के लिए आपको किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना पड़ता है। स्कूल और कॉलेज की डिग्री जरूरी है, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब आप प्रैक्टिकल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करते हैं। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने कार इंडस्ट्री में क्रांति ला दी, उनके पास कोई खास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। एक बार उन पर कोर्ट में ये आरोप लगाया गया कि वो जाहिल है। उनसे अजीबोगरीब सवाल पूछे गए, जैसे
बेनेडिक्ट आर्नोल्ड कौन था? फोर्ड गुस्सा हो गए और बोले, मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन मैं अपनी डेस्क पर लगे बटन को दबाकर एक ऐसे एक्सपर्ट को बुला सकता हूँ जो मुझे इसका जवाब दे सकता है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं अपना दिमाग ऐसी फालतू जानकारी से क्यों भरूं, जबकि मैं उन लोगों को हायर कर सकता हूं जिनके पास ये जानकारी है। इससे ये साबित होता है कि सफल होने के लिए आपको सब कुछ खुद जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जरूरी ज्ञान कहाँ से मिलेगा। अर्जुन ने ये बात समझी। उसने डिसाइड किया कि वो डिजिटल मार्केटिंग की हर फील्ड में एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करेगा। इसके बजाय उसने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को अपनी स्पेशलाइजेशन चुना। उसने एसईओ पर अवेलेबल हर कोर्स किया, हर किताब पढ़ी और दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट्स को ऑनलाइन फॉलो करना शुरू किया। उसने अपना सारा फोकस एक चीज पर लगा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही महीनों में वो एसईओ का एक्सपर्ट बन गया। उसके रिजल्ट्स बोलने लगे। उसकी मिठाई की दुकान वाले क्लाइंट की वेबसाइट गूगल पर टॉप पर आने लगी और उनकी सेल्स डबल हो गई। अब अर्जुन को क्लाइंट ढूंढने नहीं पड़ते थे, बल्कि क्लाइंट उसे ढूंढते हुए आते थे। अब बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की, जो है चैप्टर नंबर 6, इमेजिनेशन, मन की क्रिएटिव वर्कशॉप। अब अर्जुन के पास काम था, पैसा था और नॉलेज भी थी, लेकिन वो अभी भी अपने 1 करोड़ के लक्ष्य से बहुत दूर था। उसको कुछ बड़ा करना था। यहाँ काम आता है नेपोलियन हिल का 5वां सिद्धांत, इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान का दिमाग जो कुछ भी कल्पना कर सकता है और उस पे विश्वास कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। इमेजिनेशन 2 तरह की होती है। पहली सिंथेटिक इमेजिनेशन, इसमें आप पुराने आइडियाज, कंसेप्ट्स और प्लान्स को नए तरीके से जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। ज्यादातर इन्वेंशंस इसी से होते हैं। दूसरी क्रिएटिव इमेजिनेशन, इससे आपके मन में बिल्कुल नए और ओरिजिनल आइडियाज आते हैं। ये तब काम करती है जब आपका कॉन्शियस माइंड शांत होता है। इसे सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। ज्ञानचंद ने अर्जुन को कोका कोला की कहानी सुनाई। एक फार्मासिस्ट ने एक अजीब सा सिरप बनाया। उसने उसे एक लोकल केमिस्ट असा कैंडलर को बहुत कम दाम में बेच दिया। उसके पास सिर्फ एक फॉर्मूला था, वो भी कागज पर, लेकिन कैंडलर के पास थी इमेजिनेशन। उसने उस फॉर्मूले में एक अनमोल चीज मिक्स की, वो थी कल्पना। उसने सोचा कि ये ड्रिंक पूरी दुनिया में बिक सकती है। उस एक आइडिया और कल्पना की वजह से वो छोटा सा सिरप कोका कोला बन गया और उसने हजारों करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। अर्जुन ने सोचना शुरू किया, मैं अपने एसईओ के ज्ञान को अलग तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक रात जब वो सो नहीं पा रहा था, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं छोटे शहरों के लोकल बिजनेसेस के लिए एक सस्ता और आसान डिजिटल मार्केटिंग पैकेज बनाऊं। एक ऐसा पैकेज जिसमें वेबसाइट, एसईओ और सोशल मीडिया सब शामिल हो और उसकी फीस इतनी कम हो कि एक छोटा दुकानदार भी उसे अफोर्ड कर सके। ये एक सिंपल आइडिया था, लेकिन इसमें दम था। बड़ी बड़ी एजेंसीज छोटे क्लाइंट्स पर ध्यान नहीं देती थी। अर्जुन ने अपनी सिंथेटिक इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके अलग अलग सर्विसेज को एक नए पैकेज में जोड़ दिया और उसने इसका नाम रखा डिजिटल दुकान। उसने अपने प्लान पर काम करना शुरू किया। उसने एक छोटी सी टीम बनाई और अपने शहर के बिजनेसमैन से मिलना शुरू किया। उसका आइडिया काम कर गया। लोग उसके पैकेज को हाथों हाथ ले रहे थे। अर्जुन की एजेंसी तेजी से बढ़ने लगी। अब बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की, जिसका नाम है चैप्टर 7, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग एंड डिसीजन। प्लान बनाओ, फैसला लो। अर्जुन का बिजनेस चल पड़ा था, लेकिन अब उसे मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। वो अकेले सब कुछ नहीं कर पा रहा था। यहाँ नेपोलियन हिल के अगले 2 सिद्धांत उसके काम आए। पहला ऑर्गेनाइज प्लानिंग और दूसरा डिसीजन। ऑर्गेनाइज प्लानिंग, नेपोलियन हिल साफ कहते हैं कि आपका प्लान परफेक्ट नहीं होगा। आपको प्लान बनाना है, उस पर काम करना है और जब वो फेल हो तो उसकी जगह दूसरा प्लान बनाना है। हार तब तक नहीं होती जब तक आप हार मान न लो। एक टेम्परेरी हार का मतलब ये नहीं कि आपका मकसद गलत था, इसका मतलब है कि आपका प्लान गलत था। प्लान बदलो, मकसद नहीं। अर्जुन ने समझा कि उसे एक टीम की जरूरत है, लेकिन कैसी टीम? यहाँ मास्टरमाइंड का कंसेप्ट आता है। मास्टरमाइंड का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोगों का समूह जो एक ही मकसद के लिए मिलकर काम करते हैं। जब 2 दिमाग मिलते हैं तो एक तीसरा अदृश्य दिमाग पैदा होता है जो दोनों से ज्यादा
शक्तिशाली होता है। अर्जुन ने अपने जैसे 2 और पैशनेट लोगों को अपनी टीम में शामिल किया। एक डिजाइन में एक्सपर्ट था और दूसरा कंटेंट लिखने में। उन तीनों ने मिलकर काम को बांट लिया। उनकी मास्टरमाइंड अलायंस ने बिजनेस को नई रफ्तार दी। अब बात करते हैं डिसीजन की। सफल लोग फैसले जल्दी लेते हैं और उन्हें बहुत जरूरी होने पर ही बदलते हैं। असफल लोग फैसले बहुत धीरे धीरे लेते हैं और उन्हें बार बार बदलते रहते हैं। अर्जुन के सामने एक बड़ा फैसला आया। एक बड़ी कंपनी ने उसके डिजिटल दुकान कंसेप्ट को खरीदने का ऑफर दिया। अमाउंट बहुत अच्छा था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे अपनी कंपनी का कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। अर्जुन ने अपने मास्टरमाइंड पार्टनर से सलाह ली, सारे फैक्ट्स को देखा और 24 घंटे के अंदर अपना फैसला ले लिया। और वो था नहीं। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी कंपनी को खुद बड़ा बनाएगा। ये एक हिम्मत वाला फैसला था। उसके कई दोस्तों ने कहा कि उसने मौका गवा दिया, लेकिन अर्जुन अपने फैसले पर अटल रहा। उसका ये दृढ़ निर्णय उसकी टीम में एक नया जोश भर गया। उन्हें अपने लीडर पर भरोसा हो गया। अब बात करते हैं चैप्टर 8 की, जिसका नाम है परसिस्टेंस। लगे रहो, हार मत मानो। सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट आती है जब आप मंजिल के बहुत करीब होते हैं। यहाँ जरूरत पड़ती है नेपोलियन हिल के 8वें सिद्धांत की, जो है परसिस्टेंस, यानी दृढ़ता या लगे रहना। विल पावर और डिजायर को मिलाकर परसिस्टेंस बनती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आपको बस लगे रहना है। ज्ञानचंद ने अर्जुन को आर्यू डर्बी की कहानी सुनाई, जो गोल्ड रश के समय में अपने चाचा के साथ सोना खोदने गया था। उन्होंने एक जगह खुदाई शुरू की और उन्हें सोना मिल गया। उन्हें लगा कि उनकी किस्मत खुल गई। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर नई मशीनरी खरीद ली। कुछ दिन और खुदाई करने के बाद अचानक सोने की वो सिरा गायब हो गई। उन्होंने हफ्तों तक खुदाई जारी रखी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर उन्होंने गिव अप कर दिया। उन्होंने अपनी सारी मशीनरी एक कबाड़ी वाले यानी जंक मैन को बहुत सस्ते में बेच दी और घर वापस चले गए। उस कबाड़ी वाले ने सोचा कि मैं एक एक्सपर्ट से सलाह लेता हूँ। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने जगह का जायजा लिया और बताया, आप लोग फॉल्ट लाइन के बारे में नहीं जानते। सोने की सिरा आगे ही है, 3 फीट नीचे, जहाँ से उन्होंने खोदना छोड़ा था। उस कबाड़ी वाले ने वहाँ खुदाई करवाई और आगे उसे लाखों करोड़ों का सोना मिला, सिर्फ 3 फीट की दूरी पर। और डर्बी ने इस गलती से इतना बड़ा सबक सीखा कि वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में चले गए और वहाँ उन्होंने नो का मतलब नो समझना छोड़ दिया। वो तब तक लगे रहते थे जब तक क्लाइंट हाँ ना कह दे। वो अमेरिका के टॉप इंश्योरेंस सेल्समैन में से एक बने, सिर्फ अपनी परसिस्टेंस की वजह से। अर्जुन के बिजनेस में भी एक ऐसा ही दौर आया। कंपटीशन बढ़ गया और एक बड़े कंपटीटर ने प्राइस इतना कम कर दिया कि अर्जुन के क्लाइंट्स उसे छोड़कर जाने लगे। उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी। उसकी टीम का मनोबल टूटने लगा। कई रातों तक अर्जुन सोया नहीं। उसके मन में सब कुछ बंद करके वापस नौकरी करने का ख्याल आया, लेकिन फिर उसे 3 फीट फ्रॉम गोल्ड की कहानी याद आई। उसने सोचा, कहीं मैं भी मंजिल से 3 फीट पहले तो हार नहीं मान रहा। उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम हार नहीं मानेंगे। हम अपनी सर्विस को और बेहतर बनाएंगे। हम अपने क्लाइंट से पर्सनल रिश्ता बनाएंगे। उन्होंने दिन रात एक कर दिया। अगले 6 महीने उनके लिए बहुत कठिन थे, लेकिन वो टिके रहे और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उनके पुराने क्लाइंट्स वापस आने लगे, क्योंकि उन्हें अर्जुन की कंपनी जैसी क्वालिटी सर्विस कहीं और नहीं मिली। अर्जुन ने हार को अपनी जीत में बदल दिया था, परसिस्टेंस के दम पर। अब बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की, जिसका नाम है चैप्टर 9, द फाइनल स्टेप्स, मास्टरमाइंड, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन एंड द सबकॉन्शियस। अब अर्जुन सफलता की सीढ़ी पर काफी ऊपर चढ़ चुका था। उसने अमीर बनने के टेक्निकल स्टेप्स सीख लिए थे, लेकिन अब ज्ञानचंद ने उसे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताए जो इंसान की अंदरूनी शक्ति से जुड़े थे। पहला है द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। जैसा कि आपको पहले भी बताया था, अर्जुन ने इसका इस्तेमाल अपनी कोर टीम बनाने में किया था। अब उसने इसका दायरा बढ़ाया। उसने अपने शहर के दूसरे सफल एंटरप्रेन्योर के साथ एक ग्रुप बनाया। वो हर हफ्ते मिलते थे, आइडियाज शेयर करते थे और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुलझाते थे। इस मास्टरमाइंड ग्रुप से उसे ऐसे सॉल्यूशंस और आइडियाज मिले जो वो अकेले कभी नहीं सोच सकता था। द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ये नेपोलियन हिल का सबसे कंट्रोवर्शियल लेकिन सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सेक्स एनर्जी इंसान की सबसे पावरफुल क्रिएटिव एनर्जी है। ज्यादातर लोग इस एनर्जी को सिर्फ फिजिकल एक्सप्रेशन में
बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर इस क्रिएटिव एनर्जी को कंट्रोल करके अपने काम या मकसद की तरफ मोड़ दिया जाए तो ये आपको जीनियस बना सकता है। दुनिया के महान आर्टिस्ट, राइटर और लीडर्स ने अनजाने में ही सही इस एनर्जी का इस्तेमाल किया। अर्जुन ने अपनी पूरी एनर्जी और पैशन अपने बिजनेस में लगा दिया। उसका काम उसके लिए इबादत बन गया। अब आता है द सबकॉन्शियस माइंड। अर्जुन अब तक अपने कॉन्शियस माइंड से काम कर रहा था, प्लान बनाना, फैसले लेना, लेकिन अब उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का एहसास हुआ। हमारा अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। उसको कंट्रोल करने का तरीका था फेथ और ऑटो सजेशन। अर्जुन ने अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरे रखा। उसने डर, चिंता और नफरत जैसे नेगेटिव इमोशंस को अपने मन से निकाल दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उसे अचानक से नए आइडियाज आने लगे, सही लोग उसकी जिंदगी में आने लगे और उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन उसे सपनों में या सुबह उठते ही मिल जाते। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए काम कर रहा था। अब बात करते हैं अपने लास्ट चैप्टर की, जो है चैप्टर नंबर 10, द ब्रेन एंड द सिक्स्थ सेंस। साल बीत गए। अर्जुन की कंपनी अब एक नेशनल ब्रांड बन चुकी थी। वो अपने 1 करोड़ के लक्ष्य के बहुत करीब था। यहाँ उसने आखिरी 2 प्रिंसिपल्स को महसूस किया। पहला, द ब्रेन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन की तरह है। ये दूसरे दिमागों से थॉट्स भेज भी सकता है और रिसीव भी कर सकता है। जब आप मास्टरमाइंड ग्रुप में होते हैं तो सबके दिमाग एक फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, जिससे एक बड़ी कलेक्टिव इंटेलिजेंस पैदा होती है। अब बात करते हैं दूसरे प्रिंसिपल की, जो है द सिक्स्थ सेंस। ये थिंक एंड ग्रो रिच फिलोसफी का शिकार है। जब आप अभी बताए गए सभी प्रिंसिपल्स पर मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो आपके अंदर एक सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रियां जागृत हो जाती है। ये एक ऐसी शक्ति है जिससे आपको आने वाले खतरों का पहले से ही एहसास हो जाता है। आपको सही मौके अपने आप दिखने लगते हैं और आपको क्रिएटिव इमेजिनेशन के जरिए अनंत बुद्धि से आइडियाज मिलने लगते हैं। इसे आप इंट्यूशन या गट फीलिंग भी कह सकते हैं। एक दिन अर्जुन के पास एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी से पार्टनरशिप का ऑफर आया। कागज पर वो डील बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अर्जुन के अंदर से एक आवाज आ रही थी कि कुछ अजीब है। उसकी सिक्स्थ सेंस उसे रोक रही थी। उसने ऑफर को मना कर दिया। 1 महीने बाद खबर आई कि वो इंटरनेशनल कंपनी एक बड़े घोटाले में फंस गई और बैंकरप्ट हो गई है। अगर अर्जुन ने भी वो डील की होती तो उसकी कंपनी भी डूब जाती। उसे एहसास हुआ कि उसकी सिक्स्थ सेंस ने उसे बचाया है। 18 अगस्त 2030 को जब अर्जुन ने अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो उसके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए थे। वो अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहा था। वो सड़क, वो शहर, सब वही था। लेकिन अर्जुन अब वो पुराना हारा हुआ अर्जुन नहीं था। उसने अपनी स्टेटमेंट वाली डायरी निकाली। उसके पन्ने पुराने हो चुके थे। उसने उस स्टेटमेंट को आखिरी बार पढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये हार के नहीं, जीत के आंसू थे। उसने सोचा, ये पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, ये उस सफर का सबूत है। ये सबूत है कि एक सोच, एक आइडिया, अगर उसमें डिजायर, फेथ और परसिस्टेंस मिला दी जाए तो वो हकीकत बन सकती है। दोस्तों, अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस एक शुरुआत थी। उसने नेपोलियन हिल के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था और अब उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। दोस्तों, अब आखिर में ये बात कर लेते हैं कि हमने आज की ऑडियो बुक से क्या क्या सीखा। अर्जुन की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपकी और मेरी कहानी हो सकती है। हम सब के अंदर वो शक्ति है जो अर्जुन ने इस्तेमाल की। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, ये अपने दिमाग की शक्ति को पहचान कर जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता पाने का एक मैनुअल है। शुरुआत एक सोच से होती है, एक जलती हुई इच्छा से। तो आज ही अपना मकसद तय कीजिए, उसे कागज पर लिखिए और उस पर पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जैसा नेपोलियन हिल ने कहा है, व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। इंसान का दिमाग जो कुछ सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।